हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना आइस की प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो एक बैच स्टार्ट किया था, बुनियाद बैच, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब जो हमारी 6-7 क्लास की जो पॉलिटी चल रही है उसकी जो अध्याय है वह क्या है, 2। अब हम लोग 2 अध्याय पे काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है राज्य सरकार। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, राज्य सरकार। अब ये हमको ये देखना है कि राज्य सरकार कैसे काम करती है, राज्य सरकार क्या होता है, क्या उसकी भूमिका है, क्या जरूरत है, क्यों क्यों उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्या उसके सारे चीज उस पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले कह रहा है राज्य, राज्य और सरकार। जरा हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे समझिएगा, केंद्र सरकार, ठीक है, और एक होता है राज्य सरकार। ठीक है ना, एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है, राज्य सरकार का मतलब क्या होता है, जब तक आप दोनों नहीं समझेंगे तब तक समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे समझिए यहाँ पे एक तरफ कह रहा है कि ये हमारा एक क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया है, यानी कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये देश है, या ऐसे कह लीजिए कि हमारा क्या है, एक भारत है। ठीक, और इस भारत में अलग 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 क्या है, ये राज्य बना हुआ है, अलग अलग राज्य बना हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग क्या बना हुआ है, राज्य बना हुआ है। मुझे यही पढ़ना है कि इसकी क्या भूमिका है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसमें कौन लोग मिलके काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, इसके बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे 3 लोगों को मिला के, ठीक, कौन कौन से लोग, लोकसभा, लोकसभा, फिर हमें कह सकते हैं इनको राज्यसभा, और फिर बीच में हम ये कह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक ना, इन तीनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि यह कौन है, तो केंद्र सरकार कह लीजिए, या इसको ये कह लीजिए कि ये संसद है। क्लियर है ना। ठीक इसी तरीके से इनके लिए भी काम किया जाता है, राज्यों के लिए भी। राज्य में भी 3 तरीके के काम होते हैं, 3 तरीके के बिल्डिंग होते हैं, 3 तरीके की वस्तु होती है। पहला होता है विधान सभा, ठीक है, दूसरा होता है विधान, ठीक ना, परिषद, ठीक है, और बीच में जो होता है तीनों को कौन सा, राज्यपाल। इस तीनों को मिला के हम राज्य सरकार कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं क्या, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग संसद कह रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, विधानमंडल। अब तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सरकार की भूमिका क्या होती है, सरकार क्या करती है, सरकार की क्या काम है, काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये पूरी भारत है, ठीक है, क्या है, ये पूरी भारत है। ठीक, अब इस भारत में क्या है ना, अलग अलग राज्य में बटा हुआ है। ठीक, अब जरा एक बात बताइए कि मैं हूं केंद्र सरकार, मान लीजिए कि मैं कौन हूं, भारत सरकार, मैं कहां बैठूंगा, दिल्ली में। अब मुझे ये नहीं पता है, ठीक, कि अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक, या तमिलनाडु में क्या आवश्यकता है लोगों को, इसकी आवश्यकता, इसकी जो उनकी जो मिनिमम नीड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता। मैं तो एक बेसिक जो जरूरत होगा मैं उसको फुलफिल कर दूंगा, लेकिन स्थानीय लेवल पे वहां की कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहां की कल्चर कैसा है, वहां की भाषा कैसी है, वहां की आवश्यकता क्या है, मुझे नहीं पता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने लोगों से कहा कि आप स्थानीय लेवल पे जाइए और वहां पे अपने लोगों को चुनिए और उन लोगों में से सरकार बना लीजिए और अपने सुविधाओं के अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन अगर वह व्यक्ति कहीं गलत ना कर जाए, गलत तरीके का बेनिफिट ना उठा ले, उसके लिए हमने क्या किया, एक व्यक्ति को बैठा रखा है जिसको कहते हैं राज्यपाल। यह व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा बैठाया गया व्यक्ति है। अभी क्या करेगा राज्यपाल, सिर्फ इसको गाइड करेगा, देखेगा कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा।
अगर गलत हो रहा है तुरंत इंफॉर्मेशन करेगा केंद्र को, और केंद्र क्या करेगी, तुरंत उसको रोकेगा, बैंड लगाएगा, भाई ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा करोगे फिर राष्ट्रपति शासन लगा के व्यक्ति को हटा के नया व्यक्ति बैठ जाएगा। यही प्रक्रिया होता है किसमें, राज्य सरकार में। अब आगे पढ़ते हैं कि इसके लिए मामला क्या है। देखिए अब कह रहा है शिक्षकों के लिए क्या है, दूसरा पढ़ते हैं। ये 2 अध्याय राज्य सरकार के बारे में है और ठोस उदाहरणों के जरिए सरकार के काम और ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र से उदाहरण लिए हैं, इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र से, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, देखिए 3 तरीके का मामला होता है। एक में होता है कौन सा, संघ सूची, ठीक, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तीन तरीके की मामला है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची में केवल केंद्र, ठीक, राज्य सूची में राज्य, और इसमें क्या है, दोनों, मतलब दोनों की कोऑर्डिनेशन से कानून विधि व्यवस्था बनाई जाएगी। अब यहां समझने वाली बात है, ठीक, अब यहां पे देखने वाली व्यवस्था ये करना है मुझे कि केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने कामों को ना लोगों के पास बांटा है कि आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, इन लोग इन द सेंस राज्य, ध्यान रखिएगा यहाँ चूंकि मामला राज्य का चल रहा है, तो राज्यों के साथ क्या किया इन्होंने, कामों को बांटा है और ये कह रहा है कि आप क्या करोगे, आप जो काम करोगे वो ये होगा और मैं जो करूंगा वो ये होगा। जहां पे आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है, आइए हम आपको राय विचार देते हैं, तो हम ये वाला मामला को कर सकते। ठीक, चलिए अध्याय 2 लोगों के लिए बहुत महत्व रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थ्य की चर्चा करता है। स्वास्थ्य जो मामला है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब राज्य का मामला है। ठीक, स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं है, हालांकि हमारा संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। बात समझ आ रहा है ना? फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक, देखिए जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल के कर्मचारी आपको मना नहीं कर सकता कि आपको हम ये चीज, आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आपका ये टेस्ट यहाँ नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कोई भी सुविधा जो वहाँ अवेलेबल है वह आपका होगा। हाँ, ये जरूर है कि काफी क्राउड होने की वजह से, काफी भीड़ होने की वजह से समय दे देता है कि भैया आपका 1 महीने बाद होगा टेस्ट, आपका 10 दिन बाद होगा टेस्ट, क्योंकि इतनी भीड़ ऑलरेडी लाइन लगी होती है पहले से, आपका नंबर थोड़ा लेट से आता है लेकिन होगा जरूर। फिर कह रहा है यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी यह देख पाएंगे कि सरकार से अपेक्षा की जाने वाली भूमिका, आदर्श क्या होने चाहिए। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं क्या होना चाहिए और उसके ठीक है क्या लिखा है, होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधा सबको प्राप्त नहीं है, हालांकि हमारा संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है, फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ यह देखना है, यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी यह देख पाएंगे कि सरकार की से अपेक्षा की जाने वाली भूमिका और आदर्श क्या होने चाहिए और उसके ढांचों के पीछे किस प्रकार के तर्क व आधार निहित है। वर्तमान स्थितियों को बदलने के कुछ तरीके की भी चर्चा अध्याय में की गई है। अब जरा जो सिस्टम है हमारे यहाँ हॉस्पिटलों का, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा किया है। सरकार की कार्य प्रणाली और प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व व सार्वजनिक हित जैसी अवधारणाओं की बातचीत अध्याय 3 में की गई है। यद्यपि विधायिका और
कार्यकारिणी दोनों के बारे में चर्चा की गई। अब यह मामला निकल के आता है कि विधायिका क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ भी देगा तो समझ जाइएगा। विधायिका मतलब कौन? कानून बनाने वाले, ठीक ना। कौन होगा? कानून बनाने वाले को क्या कहेंगे? विधायिका। हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि विद्यार्थी इनके बीच के कई बारीक अंतरों को पूरी तरह पकड़ पाएंगे। यही बेहतर होगा कि हम धैर्य पूर्वक उन्हें कई प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है? ठीक, विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती है? बहुत मामला है इसके अंदर। देखिए, विधायक एक मेंबर है, किसका? क्या मेंबर है? विधानसभा का, ठीक। लेकिन जो चेंज करने की जो जिम्मेदारियां हैं, पॉलिसी चेंज करने की जिम्मेदारी है, यह मंत्री कर सकता है। कौन कर सकता है? मंत्री। जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होंगे उसकी पावर में और विधायक के पावर में अंतर है। विधायक के कुछ ही एरिया है जो काम कर सकता है। जैसे विधायक ज्यादा कुछ होगा तो विधायक फंड से 1-2 हॉस्पिटल का रूम बनवा देगा, लेकिन जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उसमें काफी बदलाव कर सकता है वो। ठीक ऐसे प्रश्नों की मदद से वे सरकारी ढांचे के तर्कों और आधारों को स्वयं अपने मन में निर्मित कर पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सके और इन अध्यायों के अभ्यासों को करते हुए सरकार की भूमिका की सही समझ बना सके। मतलब समझ में आ रहा है? अब ये कह रहा है कि अपनी अपनी भूमिका किस रूप में वह देखना चाहता है लोगों का, इन द सेंस मंत्री का, विधायक का, विधायिका का, कार्यपालिका का, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि सबकी एक अपनी अपनी क्या होती है? भूमिका होती है। ठीक है, ठीक। आप उनके साथ चर्चा करने के लिए और समस्याओं के निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकती है, जैसे पानी, ठीक, यातायात, स्कूल की फीस, किताबें, बाल श्रम इत्यादि। क्या कह रहा है यहां? समझिएगा शुरू से। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सके। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बच्चा अपने आप यह अंदर से यह क्वेश्चन लाए, ये ताकत लाए कि क्या ये जो सिस्टम है, क्या उसमें हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, अपना विश्वास नहीं बढ़ा सकते? फिर कह रहा है और इन अध्यायों के अभ्यासों को करते हुए सरकार की भूमिका की सही समझ बन सके। आप उनके साथ चर्चा करने के लिए और समस्याओं के निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पानी की समस्या। अब उस बच्चे के साथ बैठ के आप डिबेट करिए कि भाई पानी की समस्या है, यहाँ पानी टाइम से नहीं आता है, नहीं कहीं नाला वगैरह टूट जाती है, कहीं पाइप टूट जाती है, ठीक, तो क्या करेगा? विधायक उसको सही करवा सकता है, उसके अंडर क्षेत्र का है, ठीक। यातायात की सुविधाएं भी सही करवा सकती है गवर्नमेंट। फिर कह रहा है स्कूल की फीस, भाई स्कूल का जो फीस रखा गया सरकार कह दे कि नहीं आपको इतना ही फीस लेना है, फीस उतना ही लिया जाएगा। किताबें फ्री में सरकार किताबें बंटवा रही है, बाल श्रम इत्यादि। वॉलपेपर के माध्यम से उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए, यानी कि वह फोटो बना के, है ना, फोटो बना के उसको क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। सरकार और, ठीक है, सरकार और उसके कार्यों पर चर्चा अमूमन उबाऊ और सुरुखी हो जाती है, इसलिए और यह भी जरूरी हो जाता है कि इन अध्यायों को करते हुए हम कक्षा को ज्यादा शिक्षात्मक बनाने की बजाय विचार विमर्श और गतिविधि से भरपूर बनाएं। यानी कक्षा में पढ़ने से अच्छा ज्यादा आपकी आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब उस पर आप चर्चा कीजिए, उस पर काम करते हुए देखिए, उस पर डिबेट करिए, ठीक ना। चलिए आगे, अब अध्याय 2 में देखते हैं क्या है, सो देखिए। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है जरा उसको देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है
कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। बिल्कुल भाई, वोट देते हैं इसीलिए हम। और पब्लिक क्यों वोट देती है, सरकार क्यों वोट करती है? यह उपेक्षा होती है कि सरकार जो भी बन के आएगी लोकतंत्र में, वो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, यातायात की सुविधा, है ना, सारे सुविधाओं की क्या करती है, यानी उससे जिसके पब्लिक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो भी काम होता है, सारे से क्या करती है, उम्मीद रखती है, ठीक, और करती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ठीक, बात समझ आ रहा है ना? ये जो उम्मीद है, क्या कह रहा है, उपेक्षा, या अपेक्षा करती है, उपेक्षा नहीं भाई, ठीक, अपेक्षा है, ध्यान रखिएगा। अपेक्षा, उपेक्षा मतलब अपेक्षा, उम्मीद, ठीक, कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम किस प्रकार जड़ा हुआ है? सरकार का क्या क्या काम होता है? ठीक, सरकार का क्या काम है, सरकार का क्या योगदान है? अरे भाई, सरकार का योगदान तो यही है ना कि पब्लिक के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है, रोजगार प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, है नहीं, बिजली, सड़क, यही तो समस्या है। और समस्या है क्या? ठीक है, इन सारे तरीके की वहां पे समस्याओं का निदान करने के लिए हम सरकार को वोट देते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी सारी मिनिमम जो यानी कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ठीक, चलिए अब लिखा है इसमें कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक ना, जरा चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। अरे भाई, कैसे कहते हो, अरे वो व्यक्ति बड़ी स्वस्थ है, मतलब कोई बीमारी ही नहीं है, तो न कभी फीवर होता है, न जुकाम होती है, न लूज मोशन होता है, न कहीं चोट फोट लगता है, न कहीं घाव फूंसी है। क्या कहते हो, आदमी बड़ी स्वस्थ है। एक व्यक्ति को लगातार खांसी हो रहा है, एक व्यक्ति को हमेशा फीवर हो जाता है, एक व्यक्ति को हमेशा लूज मोशन हो जाते, क्या अरे आजकल ना वो अस्वस्थ रह रहा है, मतलब बीमार रह रहा है, ठीक ना, वह अस्वस्थ रह रहा है, मतलब स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या उसके शरीर में हो ही रहा है, तो कहते हैं स्वस्थ और स्वस्थ। फिर देखिए, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, नल जल योजना नाम सुने हो ना, नल जल योजना सुने होंगे भाई, नल जल योजना। ये क्या है, स्वच्छ पेयजल योजना, यानी कि पानी स्वच्छ पीने की व्यवस्था करती है सरकार। ठीक है, उससे क्या होगा, पानी अगर आप गंदा पीते हैं, पानी अगर सही नहीं पीते हैं तो आपको बहुत सारा बीमारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पानी स्वच्छ पीने से आपकी बहुत सारा बीमारी का निदान भी हो जाता है। देखिए उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। आपको एक बात बताऊं, ग्रामीण एरिया के लोग और शहरी एरिया के लोग स्वस्थ कौन होते हैं ज्यादा? जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं। क्यों होते हैं? उनकी जो वातावरण है वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, वो बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में जीते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, और ज्यादा गाड़ी घोड़ा चलती नहीं है, स्वच्छ पेड़ पौधे की हवा लेते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। शहर के लोग क्या होते हैं, दिन भर गाड़ी पू पू पू, हॉर्न प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
अगल बगल में नाला निकल रहा है, मच्छर आ रहा है, कुत्ते फैल रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए कि कूड़ा ही कूड़े का लगभग है। ठीक है। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले तो उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्लम एरिया में आप चले जाइए, वहां बीमारी की संख्या ज्यादा होती है। मुंबई जैसा कि सुने हैं, मुंबई की झोपड़पट्टी कहते हैं लोग, गए नहीं है, फिल्मों में देखे हैं। ठीक, कि कितनी क्राउडेड है, कितनी पतली गली है, मतलब दो दो हाथ की रोड है, बस एक तरफ उसका घर, एक तरफ उसका घर, उसी रोड पे नहाना है, उसी रोड से पानी निकलना है, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, सब लोग लाइन लग के अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके की पानी भर भर के रूम में रखना है, इस तरीके की जिंदगी है उन लोगों का। ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं है। यानी क्या कह रहा है, सुस्त और अकर्मण्य रहिए, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे रहिए, यह स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, फुर्ती होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, अच्छे वातावरण मिलना चाहिए, ये होता है स्वस्थ। ठीक है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, लिख दिया ना, हम सबको क्या होना चाहिए, तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। मत समझिए कि बीमारी है तो अस्वस्थ है, नहीं। आप अगर ढीला है, आपके अंदर फुर्ती नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, आप बिल्कुल ढीले ढीले से रह रहे हैं, तो भी आप बीमार हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें दिखा रहा है, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। देखिए कैसे दे रखा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके का फोटो दिया है, सो देखिए, देख रहे हैं ना कितनी, देखिए क्या दे रखा है, इसी यहाँ पे लोग नाई का काम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ, देखिए कितना इस्लाम एरिया टाइप का दिख रहा है ना, नाला बह रहा है, यहाँ घर है ना, इस टाइप के चीजें वहां पे दिखाई गई है। ठीक, इसी ऐसे जगह पे अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं तो अस्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कैसे सही जिंदगी जी पाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसमें दे रहा है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, देखते हैं क्या है। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है संसार भर में, ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। वाह, समझ रहे हैं, कहावत है ना कि जहां जितना मठ साधु होगा मठ गड़बड़ हो जाएगी, वही कहानी है। पूरे संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते, 15,000। ठीक, फिर कह रहा है, सो देखिए भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। कहाँ भाई, गांव में कौन रहना चाहता। हालांकि अब जो ऐसा नियम निकाला गया है मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि आपको एमबीबीएस की डिग्री तभी मिलेगी जो आपको 6 महीने या साल भर का है अप्रोक्स, शायद कि आपको ग्रामीण एरिया में जाके सेवाएं देना होगा। और बढ़िया किया है। ठीक है। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। बिल्कुल भाई, पढ़ लिख लिया, निकल लिया, जहां पैसा मिलेगा वहां जाता है।
ज्यादातर तो चले जाते हैं विदेश। अच्छे अच्छे जो डॉक्टर होते हैं ना, ज्यादातर कहाँ चले जाते हैं? विदेश। ठीक है, फिर देखिए पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए और 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गया। देखिए लगातार बढ़ रहा है। लफड़ा ये भी है कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, मामला कहाँ सीमित है। ठीक, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी बीमारी जानते हो ना, ट्यूबरकुलोसिस, जो खांसी करके ब्लड आता है, बहुत सारा लक्षण है, से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। मच्छर से मच्छर पनपेगा, सही नाला सुविधाएं नहीं होगी, गंदगी होगा, कूड़े का ढेर होगा, सही से रख रखाव नहीं होगी, तो मलेरिया तो डेंगू तो होगा ना। ठीक, चलिए भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। समझ आ रहा है ना? जैसे अपोलो, क्या है वो, मैक्स, फोर्टिज, है ना। तो इस तरीके में तो आम जनता नहीं जा सकता, गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर की चीज है, कहां से जा पाएगा भाई? उसकी एक रात का फीस 2-3 लाख रुपया होता है, कहां से जा पाएगा? लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरकारी सुविधाएं भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, और बढ़ानी भी चाहिए। हम सबको पीने का स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सर्व संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। जहाँ हैजा की बीमारी है, टाइफाइड की बीमारी है, क्या है, फैल रही है। ठीक, इन बीमारियों में से 21% जनहित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। समझ रहे हो ना? ये सारे बीमारी कैसी होती है? फैलती है पानियों से। ठीक, भारत विश्व का 10 दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछ देगा और एक क्वेश्चन यहां से पूछने की उम्मीद है। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित, मतलब कि मेडिसिन को प्रोडक्ट करने में कैसा है? चौथा बड़ा देश है। और यहां से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। निर्यात समझते हो ना? भेजना। आयात मतलब मंगाना। फिर कह रहा है भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। क्या कह रहा है? भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाना खाने के लिए नहीं मिलता पर्याप्त भोजन, जितना भोजन मिलना चाहिए। और क्या कारण क्या हो जाता है? वे पोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी न्यूट्रिशन भोजन नहीं करने की वजह से वो पोषित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसमें कह रहा है, ठीक है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा। ठीक ना? क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र। हर ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सुचारू रूप से चल तो रहा, चलाए तो सही। फिर अस्पताल होनी चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, लैब, पता चले कि किसी को अगर टीबी है तो उसकी पता चले। दूसरी बात है किसी को मलेरिया है तो पता चले, क्योंकि बीमारी की पहचान अगर हो जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन बीमारी की पहचान ही नहीं हो पाएगी, लंबे समय तक उसका रिपोर्ट नहीं हो रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है और वह व्यक्ति ग्रसित है बीमारी से, तो धीरे धीरे मौत तक हो जाती है। ठीक है, एम्बुलेंस की सुविधा है, ब्लड बैंक की सुविधा है, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। ठीक ना? बहाल होनी चाहिए जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। जब तक डॉक्टर लोग टेस्ट नहीं करवाएगा, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देखेगा, ठीक,
तो उसके उसी के अकॉर्डिंग ना वह ट्रीटमेंट चलाएगा, दवा देगा, इलाज करेगा। ठीक इसी के लिए कह रहा है मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, ठीक, जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, हम क्या होते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं तो इनकी इलाज के लिए की जो सुविधाएं होती है उसकी जरूरत कब पड़ती है, जब बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्य में किसको आवश्यकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। मतलब संसाधन है, संसाधन है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, ठीक, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो सुविधाएं है वह नहीं है, ऐसी बात नहीं है सब जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं तो है। लेकिन जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतना बड़ा क्राउड है, इतनी बड़ी भीड़ है कि हर व्यक्ति तक हमारी सुविधाएं पहुंच जाए, यह संभव नहीं हो पाती है। ठीक है ना, ये चुनौतियां तो है, मैं मानता हूं। ठीक, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ उदाहरणों को जानेंगे। मतलब क्या कह रहा है, पैसे भी हैं, अनुभव भी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, असमर्थ हैं। क्यों, हमारी सही पॉलिसी नहीं है, अब उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करा पाते हैं, हमारी संसाधन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती है। बस समझ में आ रहा है ना। सॉरी, चलिए आगे आगे देखते हैं। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, यहां फोटो दिख रहा है आपको। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। क्या करेगा लोग, भीड़ है ना, बहुत भीड़ है। भीड़ होगी तो थोड़ी सी समस्याएं तो होगी ना, वही कह रहा है। अब है इसमें हकीम शेख, एक हकीम शेख है, ठीक है, उसकी कहानी की बात करता है। देखिए हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य हैं। कौन, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, जो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। हकीम शेख एक संगठन का व्यक्ति है जो किसानों का संगठन है। ठीक, 1992 में एक शाम में वे चलती ट्रेन से गिर गए। ठीक है, क्या हुआ, वो चलती ट्रेन से 1992 में वह गिर गया और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आ गई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। बिल्कुल, कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से गिर जाएगा तो क्या होगा, हालत तो नाजुक होगी, सिर में चोट तो आएगा। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। अब देखिए, देखते हैं क्यों मना किया। ठीक है, क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। देखिए एक चीज आपको बता दूं, इस स्थिति में, ठीक ना, हॉस्पिटल जो वहां के इंचार्ज होते हैं वह ऐसा करते हैं कि जिनकी छुट्टियां कल परसों में होनी है उनको अभी छुट्टी करके वहां पे एडमिट कर सकते हैं। ठीक,
या ये भी कर सकते हैं कि अलग से अरेंज कर भी देते हैं, इन द सेंस कि नीचे भी बिछवा के करवा सकते हैं अरेंज, ठीक ना। चूंकि व्यक्ति सर भाई प्राइवेट में जा नहीं सकता, उतनी पैसे है नहीं, मजदूर है ना, और उसको गंभीर चोट आई है यानी कि इलाज की सख्त जरूरत है, ठीक है, तो हॉस्पिटल से अगर मना कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी स्थिति, इसीलिए उसको वहां पे रुकना चाहिए था। फिर देखते हैं, दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। आया एक में डॉक्टर ने मना कर दिया, क्यों? सीट नहीं है, बेड नहीं है। दूसरे में क्या था? सुविधाएं और इलाज की सुविधाएं नहीं है। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया, किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। चलिए देखते हैं, अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज किया गया, ठीक है। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं BPKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ले आ गया ना समझ में? आ गए अपनी औकात में डॉक्टर साहब। मतलब यह है कि अगर वह व्यक्ति जो बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में है, भाई ट्रेन से गिरा तो काफी ब्लड निकल रहा होगा, काफी चोटें आई होंगी, उसको किसी तरीके से उठा के कोई अगर ले गया हॉस्पिटल तो एडमिट कर लेना चाहिए, कम से कम बैठा के ट्रीटमेंट तो कर दे, ठीक। हाँ, अब ये देखिए कि सीट नहीं है, मान लिया सीट नहीं है, तो इसमें ये देखिए कि आपको कि जिसको जो व्यक्ति पहले से है उनकी स्थिति में सुधार है, तो उसको आप 2 दिन बाद के पहले 2 दिन पहले इसको छुट्टी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एडमिट तो कर लेते आप, ठीक। नहीं किया, दूसरे हॉस्पिटल में गया तो वहां पे क्या था? डॉक्टर की सुविधाएं नहीं थी, और जब वह व्यक्ति बिल्कुल धीरे धीरे स्थिति गंभीर होता गया तो मजबूर में क्या करेगा? चाहे खेत बेचना हो, ज्वेलरी बेचना हो, या कहीं से पैसा किसी साहूकार महाजन से लेना हो, लेगा, कहीं ना कहीं तो एडमिट तो होगा, इलाज तो करवाएगा अपना, ठीक। वही इलाज करवाने के लिए क्या किया? उन्होंने एक निजी अस्पताल में गया, और निजी अस्पताल में जाने के क्रम में क्या हुआ? उनके पैसे काफी खर्च हुए, लेकिन जब ठीक हो गया तो केस भी कर दिया, किस पे? उसी डॉक्टर हॉस्पिटल पे जिस हॉस्पिटल ने उसको मना कर दिया था, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है इसका। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। कौन? अमन और रंजन एक अच्छे मित्र है। कौन मित्र है? अमन और रंजन, ठीक। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, मतलब जो रंजन का परिवार है थोड़ी सी अमीर परिवार है, जबकि अमन के माता पिता जैसे गुजारा चलाते हैं। बस समझ आ रहा है ना? यानी कि दोनों एक मित्र है, अमन और रंजन। तो रंजन का जो परिवार है थोड़ी सी अमीर है, ठीक, और अमन का जो परिवार है गरीब है, यानी जैसे तैसे अपनी गुजारा को चला पाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें यह कह रहा है, ठीक, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। हैंडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई जहाँ बिल्डिंग अच्छी होगी तो स्वाभाविक होगा। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने का कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, ठीक है। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। अब भाई बीमार पड़ गया तो जाएगा ना इलाज करवाने। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चलने दिया, ठीक है। किसने? ब्लड का सैंपल लिया होगा, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ, रिसेप्शन काउंटर पर ही, ठीक है, रिसेप्शन काउंटर पर ही हैंडी को 500 रुपये देने पड़े। हैंडी को क्या करना पड़ा? 500 रुपया रिसेप्शन काउंटर पे 500 रुपया डैडी को क्या पड़ा? देना पड़ा। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहां बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था,
ठीक, सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था, क्या बताऊं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए या प्राइवेट बैंक में जाइए, ऐसे बात करेगा जैसे लग रहा है आपका फ्रेंड है वो, है नहीं। देखिए अब यहाँ ब्लड भी निकाल रहा है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, वायरल फीवर टाइप का हो जाता है। उन्होंने कई सारी दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा कि जा बेटा आराम करियो घर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जब हमारी बारी आए तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। ठीक है, क्या हुआ, खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात है, भीड़ भड़क्का तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां देखिए काफी भीड़ भड़क्का हो रहा था और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी, ठीक ना, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। ठीक, हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया था, सरकारी हॉस्पिटलों में जब आप जाएंगे तो आप ही नहीं हैं। ठीक, और सरकारी हॉस्पिटल में मतलब क्या है, सबके लिए बराबर है। ठीक, इतनी भीड़ होती है, इतना पॉपुलेशन वहां पे होता है, इतनी क्राउड होती है, थोड़ी सी तो कष्ट आपको होगा। प्राइवेट में क्या था, चकाचक व्यवस्था है, जाइए हंसते हुए सिस्टर आपको इंजेक्शन लगाएगी, ब्लड निकालेगी, पता भी नहीं चलेगा, पैसा दीजिए। यहाँ क्या है, फ्री जब हो रही, सरकार करवा रही है तो सरकार किसको मना करेगी कि तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुम मत आओ, ऐसा नहीं कर सकती ना। सबके लिए है सुविधाएं, तो जहां सबके लिए सुविधाएं होगा, आपको पता हो है थोड़ी सी समस्याएं तो होगा, वही कह रहा है। फिर हम वापस अस्पताल गए, उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कह रहा है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, अब यहां कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है उसके बारे में बता रहा है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र पर व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, ठीक ना, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जब गांव में जाएंगे ना, वहां पे स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पे एनएम बैठती हैं। ठीक, हर ग्राम में, गांव में भी होता है, और एक छोटे छोटे गांव को मिला के एक थोड़ा सा पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, हर जगह है। ठीक ना, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है नॉर्मली। ठीक, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहां कह रहा है जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। बात समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसे ऐसे शहर में होते हैं, पैसे दो सुविधा ही सुविधाएं है, लेकिन जहां पैसे नहीं है वहां सरकारी ही सुविधाएं हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक,
इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी, सार्वजनिक मतलब समझते हो ना, सर्व सर्व, सबके लिए, सब जन के लिए, ठीक। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। समझ आ रहा है ना? यानी कि अच्छी सुविधाएं हो, फ्री में भी हो, या जहां पे टेस्ट 5,000 का हो रहा है वहां पे आपको 100-200 में हो जाएगा, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, इस सब को फैलने से रोकना, ठीक। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। अब समझ में आ रहा है ना? अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकना, ठीक। देखिए, अब मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? भाई दवा छिड़कवा देगी, लेकिन पानी जहां इकट्ठा ना हो, साफ सफाई हो, रख रखाव का ध्यान तो आपको देना होगा ना। सारे पॉलिसियां जो बनाई गई है, ये जनता जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जनता उसको सहयोग नहीं दी, अब पता चले कि नगर निगम ने रोड साफ कर दी और आप घर का कूड़ा वहीं इकट्ठा कर दिए, ठीक ना। उस स्थिति में क्या करेगी सरकार? रख रखाव भी करनी आपकी जिम्मेदारियां है। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा इस क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि को पानी एकत्र न होने दें। समझ में आ रहा है ना बातें? यानी कि यह आपको यह डिसाइड करना होगा या आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि हमको किस तरीके की जिंदगी जीनी है। सरकार एक पॉलिसी बना देती है, खर्च कर देगी, लेकिन आपको उसमें सहयोग देना होगा। अपने छत पे, अपने घर के आसपास, अपने कूलरों में पानी न जमे, ये तो आपको देखना होगा। फिर कह रहा है, हाकिम सेफ के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ठीक। फिर कह रहा है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या कह रहा है? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी, ठीक ना। क्या है? सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की, सरकार की बात कर रहा है, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। इतना सारा ब्लडिंग उसके सिर से हो रहा होगा और हॉस्पिटलों ने उसको एडमिट नहीं किया, ठीक, तो उसे जान भी चली जाती अगर वह व्यक्ति प्राइवेट निजी अस्पतालों में एडमिट नहीं होता। तो यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और आपको पता है क्या, जीवन की सुरक्षा अगर नहीं दी जाएगी तो उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक ना। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। कई
करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब समझ में आ गया होगा उस अस्पताल को, नहीं जहां मना किया था हाकिम शेख को। अब कोर्ट कह रहा है कि जितना इसने इलाज में खर्च किया है निजी अस्पतालों में सब तुम भरो। अब भरो। अब समझ में आ गया मना करने से क्या बेनिफिट हुआ। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है, ठीक। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, बहुत संख्या में भाई। 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटे का उसका ड्यूटी है, गया हॉस्पिटलों में ओपीडी बैठा, इलाज किया, आने के बाद अपनी वीआईपी नर्सिंग होम खोल रखा है, अपनी कर रहा है काम। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, है ना। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं, जहां से हम दवाइयां क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां देखते हैं क्या है। ठीक है, अब कह रहा है जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, ठीक है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। देखिए होता है, ठीक, लेकिन एक लेवल है भाई, निजी में और सरकारी में। सरकारी उसकी अपनी है, निजी वाले टैक्स ही तो देगा ना। थोड़ी सी टर्म कंडीशन सरकारी की होती, इतना ज्यादा नहीं कर सकते आप। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवाओं के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? चुनौती है ये बिल्कुल चुनौती है। ठीक, देखिए हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ठीक, ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है, प्रॉफिट लॉस काम करती है, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। भाई सरकारी सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से, जिस जगह पे नहीं है वहां पे लोग क्या करते हैं, निजी हॉस्पिटलों में चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है, वहां पे उनकी दवाई इतनी महंगी होती है। एक मूवी है अक्षय कुमार वाली, मैं मिस कर रहा हूं नाम उसका, जो डेड बॉडी का, कौन धर्मपाल क्या नाम है उसका, कौन नेगपाल पेशेंट रहता है जो डेथ कर चुका होता है, कहीं से उसको डेथ का सर्टिफिकेट भी मिल गया होता है और ले आता है हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। ठीक, उसको एडमिट कराता है और उसके लिए इलाज शुरू हो जाती है। ठीक है, कौन सा बड़ा डॉक्टर को बुलवाने के लिए फीस जमा कर देता है अक्षय कुमार। ठीक, और लास्ट में ये होता है दवाई वहां से जाता है लेके और कहाँ चल जाता है, अरे एक मूवी है मैं नाम नहीं जान रहा, याद आ रहा है, और फिर वह डॉक्टर, उसकी जो नर्स होती है सिस्टर, वो जाकर फिर मेडिसिन दुकान पर दवाई वापसी कराती है। ठीक है, और लास्ट में डॉक्टर कहता है सो सॉरी। अब अक्षय कुमार उसको क्या बताऊं, इतना अच्छा उस पर दिया है। अक्षय कुमार उस पर कहता है कि ये जो सर्टिफिकेट है इसका डेथ सर्टिफिकेट है। ठीक है, और तुम कैसे इलाज कर सकते हो, यहाँ मुर्दा का भी इलाज होता है क्या, डेथ का इलाज होता है,
उसके एवज में फिर उससे इंश्योरेंस उससे पैसा लेता है। बहुत अच्छा मूवी दिखाया है, नाम ही मुझे याद नहीं आ रही। तो यही चीजें हैं। होता क्या है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाएंगे ना तो इस तरीके से आपसे पैसा लेता है कि आप कर्ज में दब जाते हैं, ऋण हो जाता है आप पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा है अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। ठीक है, कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन बोतल जो होता है ना पानी चढ़ाने वाले ग्लूकोज की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवाई या गोली पर्याप्त हो सकती है। मतलब देखिए, हमको और आपको मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है, हम लोग तो इसके लिए क्या है, जीरो है नहीं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो मामूली सी दवा अगर उससे 2-3 टैबलेट से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर कहेगा इसको सलाइन चढ़ाइए, डॉक्टर कहेगा इसका एक्सरे कराइए, इसका ब्लड टेस्ट कराइए। और हम क्या करेंगे भाई, जब हमको नॉलेज ही नहीं है तो हम टेस्ट भी करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, और फिर फाइनली उसके पास आते हैं और ठीक होना है दवा से ही है। ठीक है, लेकिन खर्च करवा देता है। नतीजा क्या होता है, हम इतनी कर्ज में आ जाते हैं, हम इतनी कर्ज में दब जाते हैं कि धीरे धीरे हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है, देखिए इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, देखिए आपको मैं बता दूं कि जितने भी ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, ठीक, कहीं कहीं ग्रामीण एरिया में भी, वहां पे ठीक है आपको एम्बुलेंस की सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक, आप एक बार फोन करिए, वह एम्बुलेंस आती है। अब तो हालांकि आशा कार्यकर्ता, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, आशा कार्यकर्ता ये जो होती है ना, यही देखरेख करती है। ठीक ना, इनका काम है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनको जो गर्भवती है, जिनको बच्चा डिलीवरी होना है, उनको लेकर कहाँ जाएगी, हॉस्पिटल। ठीक है, ये सरकारी होती है, इनको कमीशन दिया जाता है सरकार की तरफ से। जाना है, आप फोन करिए, एम्बुलेंस आएगा, आपको ले जाएगा, सुरक्षित तरीके से आपकी डिलीवरी करवा के और आपके घर पहुंचा देगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सुविधा जो आपको जो दिख रहा है ना, व्यवस्था फोटो, ये अभी भी भारत के ग्रामीण एरियो में दिखता है। कहीं कहीं जो ग्रामीण एरिया है, काफी मतलब रूरल, काफी पिछड़ा एरिया समाज के कह लीजिए, वहां पे अभी कोई सुविधाएं नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है। यही व्यवस्था अभी भी चल रहा है, वहां पे है ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। इतनी महंगा मेडिसिन है, इतनी मतलब कैसे लोग ले पाएगा। ठीक है, वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। बिल्कुल है ऐसा। बहुत ऐसे लोग तो ऐसे दब जाते हैं कर्जों में कि क्या बताऊं। ठीक है, अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, मतलब बहुत, उसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन जीवन तो भाई सबसे अमूल्य है। ठीक है, तो उसको बचाना सबसे पहला प्राथमिकता है, तो उसको बचाने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। ठीक, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है, गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। कैसे खाएंगे?
ठीक ना, कैसे खाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सुविधाएं नहीं है ना। ठीक भाई, सुबह से शाम तक लेबर के काम कर रहा है, व्यक्ति 200 300 400 500 दिहाड़ी कमा रहा है, एक व्यक्ति कमाने वाला है, खाने वाले 5 लोग हैं। कहां से पौष्टिक आहार खाना खा पाएगा, कहां से वह काजू किशमिश बादाम खा पाएगा, कहां से वह डेली दाल खा पाएगा, कहां से वह हरा सब्जी खा पाएगा, है नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, बीमार का वो चपेट में आ जाते हैं। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है ना, मतलब यह है कि वह व्यक्ति ऐसी जगह पे अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहा होता है जहां सुविधाएं अच्छी नहीं है, उनको वह स्वच्छ पानी नहीं पी पाते हैं, अच्छा वातावरण में नहीं जी पाते हैं, उनकी प्रदूषण वाली जिंदगी हो जाती है, नाला निकल रहा है, सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ रहा है, कहां से अच्छी उनकी बीमारी नहीं हो पाएगी, उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। फिर कह रहा है बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। भाई एक बात बताइए, घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है, ठीक, 5 व्यक्ति उनके घर में खाने वाले हैं। अब जो व्यक्ति कमा रहा है वो खुद बीमार पड़ गया, तो एक तो उसकी इनकम भी बंद हो गई, ऊपर से खाने की बोझ दब गए, ऊपर से वो किसी हॉस्पिटल में अगर चला गया प्राइवेट में तो और मतलब कर्ज ही कर्ज में वो दबे जाएगा। लास्ट में क्या होता है, वह व्यक्ति की ज्वेलरी बिक जाती है, खेत बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, लास्ट में वह व्यक्ति इतनी दब जाता है कि कुछ भी काम करने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए ठीक, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। बस मैंने अभी बताया ना आपको कि भारत के बहुत ऐसे ग्रामीण एरियाओं में जब जाएंगे वहां तो है ही नहीं सुविधाएं। इसने डिलीवरी करवाने के लिए पैदल ले जा रहा है, साइकिल चलाते हुए देखे हो ना आप फोटो, उसी तरीके से लोगों को ले जाते हैं। आप झारखंड चले जाइए ना, मैं तो देख के आया हूं आंखों से। मैं कहता हूं कि अगर शाम को 5 बजे के बाद किसी को पेट में दर्द हो तो मर जाएगा। कहीं कोई सुविधाएं नहीं है, कहीं हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, कहीं डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। ऐसे ऐसे एरिया में लोगों का घर है और बस 8 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सरकार के पास चुनौती तो है, उस सब क्या है, चुनौती ही तो है। उस वाले एरिया में भी हॉस्पिटल की सुविधाएं करानी होगी लोगों को, तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जहां देखा है मैंने वो बताया, हालांकि इसमें लिखा है आदिवासी वाला एरिया, जहां जहां आदिवासी एरिया है वहां पे तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है सुविधाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ने काफी सुविधाएं बढ़ा दिया है, काफी ग्रामीण एरिया तक एम्बुलेंस हो, नर्स की सुविधाएं हो या एक स्वास्थ्य सेवक के रूप में, सब चीज की बहाली की गई है। ठीक, लेकिन हर जगह नहीं है, कहीं कहीं जगह पे है, कहीं कहीं नहीं भी है। चलिए क्या किया जा सकता है इसमें, अभी उसको जरा हम लोग कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक, यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थितियों पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। अब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, विशेषकर गरीबों और सुविधा विहीन, यानी कि जिनके पास सुविधा नहीं है, उनके लिए कह रहा है गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। मतलब आप उन इस जगहों पर ले जाके जहां पे गरीब की सुविधा, मतलब जहां गरीब मोहल्ला है, जहां व्यक्ति को सुविधाएं नहीं मिल रही, वहां पे आप अपने टीम को क्या करिए, पहुंचाइए, अपनी सुविधाएं को पहुंचाइए, टेक्निकल युक्त लैब बनवाइए, ताकि उसको यह जांच हो पाए कि मलेरिया का जांच लिख पढ़े हैं ना हम अभी थोड़ी देर पहले कि मलेरिया की जांच करने के लिए भी उसको 1 सप्ताह लग जाता है, टाइफाइड की जांच के लिए 1 सप्ताह लग जाता है, डेंगू की जांच के लिए लग जाता है, हैजा की जांच के लिए लग जाता है। नतीजा क्या होता है कि 1 सप्ताह तक जांच आते आते वह पानी के द्वारा इतनी फैल जाती है नालाओं के द्वारा कि और भी लोग उससे संक्रमित होते जाते हैं और लास्ट में बहुत सारे संख्या में लोग बीमार होते जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए
इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या कह रहा है। केरल का एक अनुभव है, जरा उसको शेयर करते हैं कि क्या है केरल का अनुभव में। ठीक ना, केरल का अनुभव क्या है, जरा उसको हम लोग अभी शेयर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है केरल का अनुभव। ठीक है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कब किया था? 1996 में। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया। समझ आ रहा है ना, राज्यों का पूरे बजट का 40% किसको दिया गया? पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूरी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। ठीक, और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। ठीक, यानी कि जब अपने को आप बिल्कुल ग्रामीण एरिया तक लोगों को लेके जाएंगे अपनी टीम को, और वहां से थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना शुरू करेगा, थोड़ी सी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना इत्यादि। ये सब चीज तो रहेगा। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। ये चुनौतियां हैं हमारे सरकार के समक्ष। ठीक है, आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। ठीक, देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कोस्टारिका। ठीक है, एक कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। और आपको ये बता दूं, ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य हर व्यक्ति की क्या है, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके भारत की जनता स्वस्थ है, नवयुवक अगर स्वस्थ है तो भारत को बदल के रख देगा। लेकिन जहां पे अस्वस्थ है वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पानी की सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। ठीक है, स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है ना कहानी? चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको देखना है, इसमें रहेगा, आप देखिएगा। अब आता है अध्याय 3। ठीक, राज्य शासन और काम करता, राज्य शासन कैसे काम करता है। अब इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और अपनी सुझाव, अपने विचार जरूर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए ही है, आपके लिए चलाया जा रहा है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट।